बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूँ हारून अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे मेहमान हैं डायरेक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट सर्विसेज एंड स्ट्रेटजी और आप रिफ़ाह के भी डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया। आप हैं जनाब अहमद नोमान अनीस साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अहमद नोमान साहब, बुनियादी तौर पे ये तालीम का प्रोग्राम है। हमारा मकसद लोगों को, बच्चों को, तलबा व तालिबात को तरगीब देना है कि जब आप तालीम हासिल करते हैं तो आप यकीनन किसी मकाम और मरतबे पे पहुँचते हैं। और आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में हमारे बच्चों को बताइए, कैसा गुजरा? थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, और थैंक्स टू यू हारून साहब और आपके चैनल का शुक्रिया। मेरा जी तालीमी सफ़र रावलपिंडी से शुरू हुआ और मैंने वहाँ पे रावलपिंडी में सेंट मेरी स्कूल से तालीम इब्तदाई हासिल की। और मुझे याद है कि हमारे स्कूल में उस वक्त मुझे आज भी अपनी नर्सरी की और पीजी की जो टीचर हैं मैडम कोंगा उनका नाम था, और आई हैव लोड्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर जी, कि किस तरह से हमारी एक्टिविटी बेस्ड उस ज़माने में लर्निंग होती थी। ठीक है। और फिर सेंट मेरी से ही राशिद मिनास शहीद निशान हैदर, वो भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। अच्छा। तो ये भी स्कूल का एजाज़ है। उसके बाद मैंने अरब अमारात में अबू धाबी में पाकिस्तान स्कूल से मैट्रिक किया। फिर मैंने एफएससी किया। मैट्रिक में मेरी तीसरी पोजीशन थी फेडरल बोर्ड में, और ये सफ़र चलता रहा। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, और उस वक्त बड़े लिमिटेड किस्म के, आपको पता है, ऑप्शन होते थे, इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है या फिर आगे लेकर चलना है। तो मेरा था तो प्री इंजीनियरिंग, लेकिन मैंने अपने आप को ऑप्ट किया कि मैं बीएससी करूँ। फिर मैंने एमबीए किया कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में वो गेम चेंजर था मेरे मौजूदा कैरियर के हिसाब से जी, क्योंकि उस ज़माने में कायद आज़म यूनिवर्सिटी का मेरिट बहुत हाई था और कायद आज़म यूनिवर्सिटी उस वक्त इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी। तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी आज भी माशाल्लाह टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, उस वक्त उससे भी ज़्यादा एक मोतबर समझी जाती थी। और मुझे याद है कि मेरे मेंटोर थे और टीचर थे डॉक्टर मोहम्मद अफजल, जो लेट एजुकेशन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे। डॉक्टर मुजफ्फर कुरैशी हमारे चेयरमैन थे, डीन थे। और एक बात मेरे जहन में आज भी नकूश है कि डॉक्टर अफजल जब तशरीफ़ लाते थे यूनिवर्सिटी में, तो डॉक्टर मुजफ्फर कुरैशी उनके स्टूडेंट थे, हालांकि लेकिन वो डीन थे। तो डॉक्टर साहब जो हैं मुजफ्फर कुरैशी गाड़ी से उनका बैग रिसीव करके क्लास में लेकर और फिर डॉक्टर साहब को वापस छोड़ गया। ये एहतराम था, हालांकि वो डीन थे उसके फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के और सोशल साइंसेस। बड़ी अच्छी बात। तो ये चीज़ें लाइव एक डेमोन्स्ट्रेशन आती है कि आप उस्ताद की इज्जत कैसे करते हैं। फिर अल्लाह ने करम किया और मेरा सफ़र फिर एक पहले तो एक आईटी कंपनी से हुआ। मैंने मलेशिया में कोलमपुर में काम किया। नहीं, आप पहले अपनी तालीम का बताइए कि आप फिर बाहर पढ़ने चले गए। जी, मैं एमबीए के बाद मैंने जी एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि बीच में कुछ जॉब का मेरा था। अच्छा, कुछ अर्सा मैंने काम किया। अच्छा। और उस दौरान फिर मैंने बैंकिंग ज्वाइन की। अच्छा। और बैंकिंग के सफ़र में मेरे 2 स्टेट बैंक बैक टू बैक गोल्ड मेडल आए। अच्छा। 2001-2002 में मैंने बैंकिंग के अंदर 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। अच्छा। और कायम किया था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग की हिस्ट्री में। और मेरे 2 साल बैक टू बैक जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गोल्ड मेडल होता है। गुड। और मेरे फिर 5 और भी इसके अलावा मजीद प्राइजेस थे मुख्तलिफ बैंक्स के, इंस्टीट्यूशंस के। और मैंने कमर्शियल लॉ में, अकाउंटिंग में पूरे पाकिस्तान में उसमें टॉप किया था, माशाल्लाह। उसके बाद कुछ लिखने लिखाने का भी शौक़ हुआ, तो मेरे 3 ऐसे बैंकिंग ऐसे कंपटीशन में सेलेक्ट हुए और मुझे उसके ऊपर भी अवार्ड मिले नेशनल लेवल पे। बल्कि मुझे इत्तफाक से याद है कि मौजूदा वज़ीर आज़म बांग्लादेश जो हैं, इनके मैंने तफसील से उस वक्त रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इन पाकिस्तान, मैंने उनकी केस स्टडी पूरी बनाई थी और उससे मुझे एक अवार्ड मिला था। और मेरी इनसे भी कन्वर्सेशन हुई थी उस वक्त। ये ग्रामीण फाउंडेशन के चेयरमैन थे, माशाल्लाह। तो ये तालीम का सफ़र जारी रहा। उससे मुझे क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक़ था, तो मैंने विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे, विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे मैंने पढ़ाना शुरू किया। और कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मैंने तकरीबन 3 साल पढ़ाया। अच्छा। उस वक्त फिर आप एमबीए वाले बच्चों को पढ़ाते थे? मैंने एमबीए और एमपीए को मैंने पढ़ाता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मेरे कोर्सेज होते थे जो कि स्मॉल बिजनेस फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इस रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंस है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लामाबाद पिंडी की 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। दहरिया में भी पढ़ाया, इकरा में भी पढ़ाया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उस ज़माने में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी थी। अच्छा नोमान, आप बता रहे थे कि असातिज़ा का एहतराम, जी, वो आप बताइए कि आपके जो असातिज़ा थे वो किरदार साजी पे ज़्यादा जोर देते थे या सिर्फ किताबें पढ़ते थे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ और मैं तो देखता हूँ, आज कहता भी हूँ, मैंने बहालत मजबूरी ज़िंदगी में सिर्फ 1 दफ़ा ट्यूशन पढ़ी। अच्छा। और वो मैंने पढ़ी, मुझे बीएससी की मैथ्स इतनी क्लियर नहीं होती थी, लेकिन मुझे ये याद है कि चाहे वो मेरा
मैट्रिक एग्ज़ाम हो, चाहे उससे पहले स्कूल हो या उसके बाद कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी में तो खैर कभी ऐसा हमने सोचा भी नहीं, ना मैंने कभी किसी को ट्यूशन पढ़ाई। तो ट्यूशन का रिवाज बहुत बाद में आया जी। और टीचर हमें क्लास के बाद भी पढ़ाते थे और टाइम देते थे बगैर किसी मुआवजे के। बल्कि मेरे तो टीचर्स के बड़े उनके साथ मुझे याद है कि अबू धाबी में भी और पाकिस्तान में भी मैं कई असातिज़ा के घर पे जाता था। नाम ले सकते हैं आप? हाँ जी, जिस तरह डॉक्टर खावर सईद थे और इस तरह के, और वो टीचर ऐसे थे कि वो महसूस होता था कि मिडिल क्लास से मतलब उनका ताल्लुक था, लेकिन कभी भी वो ये नहीं है कि वो पैसे के पीछे क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस पूरा नहीं करेंगे। उनकी कोशिश ये होती थी कि उसके बाद भी क्लास के वो टाइम ज़्यादा दें। तो हम उनको ना सिर्फ ये कि एहतराम करते थे, बल्कि सच्ची बात है कि हम उनको दिल से जो है ना उनको रोल मॉडल भी मानते थे, हम उनसे सीखते भी थे, उनसे सवाल भी करते थे। मुझे याद है कि डॉक्टर अफजल, अगेन अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, और डॉक्टर जो हमारे डीन थे मुजफ्फर कुरैशी साहब, कि इन दोनों के ये मुझे घर पे अपने बुलाते थे चाय पे। अच्छा। और बाकायदा ये डिस्कस करते थे कि भाई आप इस तरह करें, प्रैक्टिकल लाइफ में ये करें। क्या बात। और गपशप करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। वाह। और मुझे याद है मैंने पढ़ाना शुरू किया कायद यूनिवर्सिटी में, तो तभी भी डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अफजल, उन्होंने मुझे बुलाया, शाबाशी दी, उन्होंने बताया कि ये डूज हैं डोंट्स हैं टीचिंग के, आप इस तरह से करें, आप इस तरह क्लास का डेकोरम मेंटेन करें, इस तरह लेके चलें। बड़ी बात है। और मतलब सेल्फलेस। अच्छा, एक और बात बताइए कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे? जी, मैंने आपको अर्ज़ किया कि MBA मैंने किया इसलिए था क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट था बोलने वगैरह में, लिखने में। मेरा एक्चुअली क्योंकि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप से, तो एक चीज़ है कि हमारे घर में, मैं हमेशा अपने बच्चों को मिसाल देता हूँ कि खाने को हमारे घर में कम होता था, लेकिन हमारे घर में अखबार सारे आते थे। अच्छा। तो मैं 5-6 ईयर्स की एज में, आप शायद यकीन करें ना करें, लेकिन 9-10 अखबार पढ़ता था पूरे। अच्छा, वाह। क्योंकि हमारे घर में सारे न्यूज़पेपर आते थे, इन्फॉर्मेशन वाले वालिद साहब को भी देखा था, वो सारे अखबार पढ़ते थे, फिर वो लिखते थे, और उनसे मुझे ये लिखने का भी शौक हुआ। और मैंने जब FSC किया और फिर जब मैंने BSc किया, तो मैंने न्यूज़ के साथ भी थोड़ा सा काम किया, एक अपने एज एन प्रैक्टिकल ट्रेनी के तौर पे, और न्यूज़ उनकी जो एडिटिंग साइड है उस साइड पे भी, और मैंने तकरीबन 15-16 आर्टिकल भी कंट्रीब्यूट किए। अच्छा, और उस वक्त मैंने यंग एज में। जी। और उससे मेरे लिखाई में भी बेहतरी आई। पाकिस्तान ऑब्जर्वर में मुझे याद है कि अगेन उस वक्त जो चीफ एडिटर होते थे, हम जाते थे वहाँ पे, और अगेन वो एक ऐसा माहौल था, लेकिन माहौल सारा वो लर्निंग का माहौल था। अच्छा, ये बताइए कि खेलों वगैरं में भी हिस्सा लेते थे? क्योंकि फिजिकल बहुत जरूरी है। हाँ जी, इसमें ये है कि मैं शुरू में जी काफ़ी हम क्रिकेट वगैरह हमारे, क्योंकि जो हमारे स्कूल कॉलेज थे वो तो वो सरकारी टाइप आप कह लें, सेमी गवर्नमेंट कह लें, या इस तरह से, तो उन स्कूलों के आपको पता है ग्राउंड बड़े थे, तो खेलों में भी हिस्सा लेते थे। क्लास में जरा शरारतें वगैरह भी काफी थी था शुरू में, वो भी ज़ियादत का हिस्सा होता है। तो वो ये है कि हम, लेकिन ये कि हमने कभी भी वो शरारतें ना मासूम लेवल तक रही, वो ये नहीं है कि कोई उस वक्त टीचर हमें गाइड करते थे और वो करते थे। कायद यूनिवर्सिटी में मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और उससे मुझे काफी इंप्रूवमेंट आई, और वो ये था कि मैंने डिबेट्स में हिस्सा लिया। तो नेशनल लेवल पे मैंने डिबेट्स में हिस्सा लिया, और मेरे कई प्रोग्राम्स रेडियो पे भी आए जिसमें एनवायरनमेंट और बहुत सारे सोशल इश्यूज थे एज सच। उससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग का मुझे काफी जो है तजर्बा हुआ, और आगे चल के जो मेरा शोबा था, जो टीचिंग का था, ट्रेनिंग का था, HR का था, उसमें बोलने के हवाले से, लिखने में तो मेरी पहले प्रैक्टिस हो गई थी, मैंने आपको अर्ज किया, ठीक है, लेकिन इधर बोलने के हवाले से भी होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे ख्याल आजकल की नस्ल के लिए बड़ी जरूरी है, वो ये कि जब कंप्यूटर आया था और जब ईमेल और इंटरनेट आया था, तो मैं पहला या बड़े अर्ली अडॉप्टर्स में से था। अच्छा, वाह। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे घर में, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अखबार आधा भी हमारे उसमें था, तो इसी तरह से कंप्यूटर भी बहुत पहले घर में आ गया था, और मैं उस पर हैंड्स ऑन था, उसको ही लगा रहता था। फिर इंटरनेट मुझे याद है उस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल से हम कनेक्ट करते थे और बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन ये कि उसको अगेन अडॉप्ट करने में ये हुआ कि मैं टोटल पेपरलेस, बाद में मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो कि ईमेल पेपरलेस, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिन इदारों में काम किया, जहाँ काम किया, वहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट किया, और वो लर्निंग जो लिखने की थी वो काम आई, जो बोलने की थी वो काम आई, जो IT स्किल्स थी वो काम आई। तो वो सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ कि आपकी शख्सियत में जमा हो जाती है। एक बताइए, आप शुरू में फरमा रहे थे कि उस जमाने में ट्यूशन का कोई रिवाज नहीं था, अब ये है कि कोई बच्चा जो है वो एकेडमी के बगैर जो है गुजारा नहीं हो रहा, और जगह जगह एकेडमियाँ खुल गई हैं, और वो वहाँ पे उनके बाहर जो बच्चों की तस्वीरें लगी होती हैं कि बच्चे ने 99% मार्क्स ले लिए। ये ऐसा मुजदा हमारे दौर में तो नहीं हुआ, ये क्या चक्कर है?
ये क्या है, ये सब, ये कोई माफिया है, क्या हो गया एजुकेशन किन के हाथ में? प्राइवेट सेक्टर में जब से आई है उन्होंने छोटी छोटी कोठियों में स्कूल खोल दिए। आइए ओ लेवल्स लेना है तो 8 लाख ले आइए, और ए लेवल्स के लिए इतने लाख ले आए, और ये सब जो है, ये क्या हम ये तालीम में आगे जा रहे हैं, ये इससे नुकसान हो रहा है? देखिए, उसमें हारून साहब इसके 2 पर्सपेक्टिव्स हैं जी। मेरी ज़ाती राय में। एक तो हमारी लिमिटेशन मैं समझता हूँ कि सरकार के सेक्टर में आई है, क्योंकि देखिए ना, हम तालीम पे क्या इन्वेस्ट करते हैं और हम तालीम पे अपनी जीडीपी का क्या खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं। बिल्कुल। और इसका तो मैं हमेशा, चाहे वो तालीम है, ट्रेनिंग है, ये चीज़ें जो ह्यूमन कैपिटल है, ये ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, ये ह्यूमन कैपिटल होता है। तो चाहे वो आपके बच्चा है घर का, मैं तो अपनी बेटी की तालीम पे, बच्चे की तालीम पे सबसे ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि हम खर्च करें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे मुल्क ने एज ए पॉलिसी तालीम को इग्नोर किया सरकारी सतह पर। मतलब ये हमें मानना चाहिए, सबकी गलती है जी। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि देखें, पहले तो 100% तालीम और बच्चे का हक होना चाहिए, चाहे वो किसी गांव का है, चाहे वो किसी शहर का है, चाहे वो किसी गरीब घराने का है, अमीर घराने का है, लेकिन तालीम मैट्रिक तक कम से कम एक बच्चे का लाजमी हक है। जबकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बेचारे, मतलब छोटी चाइल्ड लेबर है हमारे मुल्क में, और चाइल्ड लेबर में उनको डाल देते हैं, इकोनॉमिक हमारे यहाँ इशूज हैं। तो मेरी राय में आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जब फिर प्राइवेट सेक्टर आता है तो जाहिर है उसका पर्सपेक्टिव जो है वो तो बहुत हद तक बिजनेस होता है। मतलब 100 में से कोई एक ऐसा होगा जो बिजनेस के अलावा भी कुछ देखता होगा, लेकिन 90% या वो तो पहला स्टेप तो जाहिर है, क्योंकि उन्हें सस्टेनेबिलिटी होती है ना। मैं भी क्योंकि फाइनेंस का भी आदमी हूँ, देखें असल चीज ये है कि जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है वो बड़ी जरूरी है, और फाइनेंशियल मॉडलिंग बड़ी जरूरी है। अच्छा, मैं सरकारी स्कूलों में भी समझता हूँ कि गवर्नमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जो है वो इवनिंग की क्लासेस कर सकती है, जो काफी जगहों पे होती भी हैं, अपग्रेड कर सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कर सकती है, बहुत सारी चीजें। तो आपकी बात लेकिन बिल्कुल सही है कि टीचर बहरहाल अब पता नहीं, मैं बड़े एहतियात से ये बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो है ना, ट्यूशन वाला जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। मतलब मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, यानी मैं समझता हूँ कि देखें, सारे इंसान जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे इंसान बच्चे बराबर नहीं होते। हो सकता है किसी को जरूरत पड़ जाए एक्स्ट्रा कोचिंग की, लेकिन निजाम तालीम का ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे को खुद अकोमोडेट कर रहा हो। जैसे आप फरमा रहे थे कि टीचर्स जो हैं वो क्लास के बाद भी पढ़ा देते थे, वो चाहते थे कि उनकी क्लास का रिजल्ट अच्छा है और बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े। देखिए, मुझे कभी फील नहीं हुआ आज तक ऐसा, जो मैंने पढ़ाई की, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये टीचर क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो लिहाजा क्लास में कम पढ़ा रहे हैं, या मेरी फीलिंग ऐसी, या मैं शायद उनसे सीखने की कोशिश करता था। आप बिल्कुल ठीक है नुमान साहब। एक और बात उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको सॉरी सफर में उसको मुकम्मल कर दूं कि 2004 में फिर मुझे चीवनिंग स्कॉलरशिप मिली। अच्छा, माशाल्लाह। मैं कॉमनवेल्थ स्कॉलर हूँ, जो कि ब्रिटिश काउंसिल की बड़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और मैंने लंदन से फिर MSc किया बैंकिंग एंड फाइनेंस में, जो मैं एक्चुअली उस वक्त यूके में था, यूके से। और वहाँ पे मैंने फिर आई वॉज वन ऑफ द टॉप 10% स्टूडेंट्स, माशाल्लाह। और वहाँ पे मेरी डिस्टिंक्शन थी MS के अंदर, MPhil के बराबर था वो। और मुझे याद है कि फिर मुझसे कुछ मेरे जो असातिज़ा थे वहाँ पे, उनसे मैंने बहुत सीखा। अगेन आपने लोग उस्ताद की बात की, सही बात है। उसमें मेरे एक रशियन प्रोफेसर भी थे, सेंट्रल एशिया से भी थे, मुझे याद है एक हमारे चाइनीज़ भी थे, और उनके डिफरेंट स्टाइल्स थे, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज थी। फिर वहाँ टेक्नोलॉजी का बड़ा, डिजिटाइजेशन का, लाइब्रेरी का स्टाइल, वो चीज़ें, तो उनसे बहुत कुछ सीखा, और ये देखा कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तालीम की क्या अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और तालीम की क्या रिस्पेक्ट है। क्या रिस्पेक्ट है। एक और चीज़ भी हारून साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे निज़ाम में, वो ये भी है कि हम उस्ताद को क्या इज्जत देते हैं। बिल्कुल, बड़ी बुनियादी बात है। देखें, सारी दुनिया में बहुत उस्ताद जरूरी नहीं है कि अमीर हो, और उस्ताद जो है वो बहुत गाड़ियों में आ रहा हो, और उस्ताद बहुत कोई बड़ी जैगवर ली हुई हो, या कोई BMWs में आ रहा हो। उस्ताद चाहे साइकिल पे आ रहा हो, वो बाप है। बिल्कुल सही, वो उस्ताद है। बिल्कुल। और ये बच्चे को इन्फ्यूज करना चाहिए हमें लेस देन प्राइमरी लेवल के ऊपर। बिल्कुल ठीक। कि जैसे आप अपने वालिद का एहतराम करते हैं, जैसे अपनी वालदा का एहतराम करते हैं, वैसे उस्ताद भी बाप है, और ये हदीस भी है। अच्छा नुमान साहब, आपको बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ, बड़ी बात है कि आपने वहाँ से तालीम। हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन कमीशन था, मुझे याद है कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब के ज़माने में हज़ारों बच्चों को स्कॉलरशिप मिला, और उसमें ये तखसीस नहीं थी कि कोई बहुत रॉयल फैमिली का हो या कुछ हो, जो बच्चा मेरिट पे आ रहा है, चाहे वो ड्राइवर का बच्चा है या मिस्त्री का बच्चा है या मैकेनिक का, वो कोई बात नहीं थी, मेरिट पे जाते। जी। अब हायर एजुकेशन का कमीशन का बहुत हुकूमत ने बजट भी कम कर दिया है। इसके अलावा सार्क जो हमारा एक मुआहदा था, सार्क के तहत बहुत बच्चे बाहर से मुल्क गए। इसकी बड़ी अहमियत है आपने, क्योंकि आप समझते हैं कि एक्सपोजर जो जैसे आपको हुआ है बाहर जाने का, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं? जी देखें, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से ये जो हमारा पिछले 20-22 साल हैं, ये दहशतगर्दी के नज़र हुए हैं, जिसकी वजह से हुआ ये है कि बाहर से यहाँ लोग आने कम हो गए, और यहाँ से बाहर जाना मुश्किल हो गया। फिर डिवैल्यूएशन हुई, इकोनॉमिक हालात हुए, हुकूमत के भी हुए, प्राइवेट सेक्टर के भी हुए, लोगों के भी हुए। तो मेरी ज़ाती राय में देखें,
दुनिया क्या चाहती है और ग्लोबल विलेज क्या चाहता है, उसके साथ इंटीग्रेशन बड़ी जरूरी है। ठीक है, मैं तालीम के हवाले से बात जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो ये है कि हमें किन एरियाज में इस वक्त फोकस करना चाहिए, किन एरियाज में हमें रिसर्च करनी चाहिए, किन एरियाज में हमें ग्रेजुएट प्रोड्यूस करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जो है अगर हम देखें तो रोबोटिक्स का दौर है, अभी हम देखें तो आने वाला दौर एआई का दौर है, बहुत बिल्कुल आईटी का दौर है, डिजिटाइजेशन का दौर है। ठीक है, हम अभी तक डिजिटाइजेशन को उस तरह सरकारी सतह पे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, पेपरलेस थिंकिंग पे नहीं आ पा रहे। तो बाहर के साथ इंटीग्रेशन और ग्लोबल वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेशन जो है वो तो लाजमी है, और उसके मुताबिक जब तक हम अपने सिलेबस को नहीं ढालेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। ख़वातीन और हज़रात, आप अहमद नोमान अनीस साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमें बैनुल अक़वामी अगर मुसाबकत और मुकाबले का दौर है और हमें जदीद उलूम को सीखना चाहिए। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, आप अहमद नोमान अनीस साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आपने बजा फरमाया कि हमें जदीद उलूम को से आगाही होनी चाहिए। इसके अलावा अनीस साहब ये फरमाइए कि अब दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है और हमें दुनिया में जो बड़ी ज़बानें हैं, चाइनीज़ ज़बान है, फ्रेंच है, जर्मन लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश तो हमें तकरीबन लोगों को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे आती है, तो बाहर की ज़बानें सीखना वक्त की ज़रूरत है, आप समझते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा आई थिंक सवाल किया। और मैं अभी पिछले दिनों दुबई गया एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। तो मेरा शौक़ है, मैं वैसे भी कोई रिसर्च करता रहता हूँ, ये HR के मामला पर भी देखता रहता हूँ और सीखता भी उनसे। ठीक है, तो एक KFC के मैनेजर मुझे अपने हमसाया मुल्क के नज़र आए। तो उनसे मैंने पूछा कि आप क्या क्वालिफिकेशन है और क्या। तो उसने कहा कि हमारी गवर्नमेंट का फोकस है ओनली ऑन 2 थिंग्स, स्पोकन इंग्लिश एंड IT स्किल्स। ठीक। अच्छा, अब देखें इस वक्त हमने भी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने एक लैंग्वेज सेंटर अब हमने बना लिया है, जिसमें हम जर्मन लैंग्वेज की वो इंशाल्लाह ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश का हमारा ऑलरेडी मौजूद है, अरबिक भी हम लेके आ रहे हैं। मेरी राय में सबसे जो अहम चीज़ है वो 2 हैं इसके अंदर। एक चीज़ है लैंग्वेज को सीखना और एक चीज़ है कल्चर को सीखना। ठीक। कल्चर बगैर लैंग्वेज के सीखे नहीं आ सकता। ठीक है। और दोनों चीज़ों को आप सीख लें तो आप उस मुल्क के साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि वहाँ क्या स्किल सेट चाहिए और हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता कैसे बना सकते हैं, ये दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम हैं। लेकिन नुमान साहब, जो हमारा तहजीब व तमद्दुन है, जो कल्चर की बात आप कर रहे हैं, यूरोपियन कल्चर से तो मेल नहीं खाता। हमारे यहाँ कहाँ बीचेस पे यहाँ पे इस तरह लोग जहाँ फिर रहे होते हैं, उनका कल्चर, उनका उठना बैठना, म्यूजिक, डांस, ये हमसे बहुत मुख्तलिफ है। कल्चर आपने ये पॉइंट वैसे अच्छा रेज किया। अच्छा, मैं यहाँ वर्क कल्चर की बात कर रहा था। मैं वर्क कल्चर की जब मैं बात करता हूँ तो मैं वर्क एथिक्स की बात करता हूँ। और मैं वर्क कल्चर की बात ये करता हूँ कि देखें, फॉर एग्जांपल एक इदारा है, वहाँ पे काम को प्रोसेस कैसे होता है, अच्छा, उनके SOPs कैसे हैं, ओके, उनके यहाँ आप वर्किंग कंडीशंस कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके बाद वहाँ फास्ट ट्रैक कैसे होता है, पेपरलेस कैसे होता है। मेरा मकसद एक्चुअली वो होता है। तो ज़बान जब आपको आए तो आप इंटीग्रेट कर लेते हैं। मतलब मैंने कुआलालंपुर में काम किया मलेशियंस के साथ। अच्छा। और मैंने फिर थोड़ी बहुत मले सीखी और मुझे समझ आ जाती थी और थोड़ा सा काम किया, लेकिन मुझे आई हैड अ गुड ग्रास्प ओवर इट। तो मैंने ये देखा कि जब मैं कल्चर को देख रहा था तो डूज एंड डोंट्स और रवायात का पता चल जाता है, सेंसिटिविटीज़ का पता चल जाता है, आपने क्या चीज़ कहनी है, क्या चीज़ नहीं कहनी है। आपने बिल्कुल ठीक अभी फरमाया। आपको पाकिस्तान में अगर आता है और रमज़ान के महीने में आता है तो उसे रमज़ान का एहतराम करना होगा, उसके समझना होगा, और उसके थोड़े बहुत उर्दू आनी चाहिए कि पाकिस्तान की डिशें क्या हैं, पाकिस्तानी लोग क्या पसंद करते हैं, सकाफत क्या है। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो उस सकाफत को अपने अडॉप्ट करे, अंडरस्टैंड करे। अंडरस्टैंड करना सीखना है, कम्युनिकेशन है। और फिर हमारी वर्क एथिक्स, वर्क चीजें, उसको अंडरस्टैंड करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो आपने फरमाया वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन लैंग्वेजेस, यूरोप में, अमेरिका के अंदर जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो टॉफल, आइल्स, उसके बाद चाइनीज़ आजकल बहुत इन इस वक्त है और रिक्वायरमेंट है। मैं आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ हारून साहब। एक लम्हे के लिए आप सोचें कि पाकिस्तान हज़ारों ग्रेजुएट बल्कि लाखों प्रोड्यूस कर रहा है, रिहेबिलिटेशन साइंसेज में कर रहा है, अलाइड और हेल्थ केयर के अंदर कर रहा है, और अब हम नर्सिंग की तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं। हमने कभी सोचा है कि इसका फ्यूचर क्या होगा आगे? फ्यूचर, जी बिल्कुल। देखिए, इनका फ्यूचर पाकिस्तान में तो एक हद तक है, इनका फ्यूचर वो है जो पाकिस्तान से बाहर है। ठीक है। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए फॉर एग्जांपल ज़रूरी है कि हम समझें कि पहले दुनिया कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल जापान में इस वक्त पहली दफ़ा वर्किंग एज 65+ को क्रॉस कर गई है, एवरेज एज। ठीक है। यानी ओल्ड एज वर्कर ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है। तो अब उसकी वजह से मैं जो कल्चर कहता हूँ ना, मसाइल हैं। फॉर एग्जांपल उनके वर्क प्लेस पे उस तरह की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उनको आराम आपने देना है। अच्छा, उनको फिर फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ चाहिए, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। ठीक है। ठीक है ना। आपने समझा उस मुल्कों के वहाँ पर पैसा उनके पास है।
अब हम आते हैं चाइना के बाद। चाइना ने बहुत अरसे तक एक वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की है फॉर डेकेड्स, और अब चाइना की आधी पॉपुलेशन ओल्ड एज की तरफ जा रही है। ठीक है, 55-60 प्लस। एक बच्चा है जिसने माँ बाप की टेक केयर करनी है, अगर वो उनके साथ रहता है और देखता है। तो वहां पे अगेन क्राइसिस पैदा हो रहा है कि वहां पे उनको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, जिसमें ओल्ड एज लोगों को हेल्प करना, उनको टेक केयर करना, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। यूके में चले जाए वहाँ भी ये मसला है, जर्मनी में चले जाए वहाँ भी ये मसला है, यूरोप में चले जाए उधर भी ये मसाइल है। आपने सब्जेक्ट्स की बात की है, मैं आपकी कता कलामी कर रहा हूँ जी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल रैंकिंग में बहुत पीछे हैं जी। तो जब यहाँ से लड़के, आपने बहुत से सब्जेक्ट्स के नाम गिनाए कि इसमें ये बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन मैंने तजर्बा हमारा ये है कि यहाँ से बच्चा जब यूके जाता है, अमेरिका जाता है, या किसी भी मुल्क में जाता है, कनाडा जाता है, तो वो हमारी डिग्री को रिकग्नाइज नहीं करते, बल्कि वो अपना एक एग्ज़ाम कहते हैं इसको पास करना बड़ा ज़रूरी है। ये एक रैंकिंग में हम बहुत पीछे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए सर, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो हम बात करते हैं रैंकिंग की जी, उसकी एक पूरी साइंस है, क्योंकि क्यूएस रैंकिंग को अडॉप्ट जब करना हो तो फिर आप में उसमें आपको क्वालिटी के स्टैंडर्डाइज पैटर्न्स हैं। ठीक है, यानी दुनिया ये कहती है कि आपको इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन करनी है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि स्कूपस एक इंडेक्स है, आपने उसमें पब्लिश करना है, उसमें आपकी साइटेशन होनी चाहिए। यानी पब्लिकेशन का एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना है। तो जब हम दुनिया की बात करते हैं और हम क्यूएस रैंकिंग की बात करते हैं तो हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड पे, जैसा ISO का होता है, हमें आना पड़ेगा, पहली बात। उसमें हम बड़े काम आते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि क्यूएस में हमारे PhDs हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो दुनिया में जा रहे हैं, हमें उसकी क्वालिटी को देखना है। हमें देखना है कि प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकली पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अच्छा, एक चीज़ हम जहन में रखें कि देखें, जब हम दुनिया की बात करते हैं तो बहरहाल हमें उनके हिसाब से देखना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक बात है। तो आपने जो यूनिवर्सिटीज़ की बात की है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ इतना बुरा नहीं कर रही जितना हम बहरहाल समझते भी हैं। अच्छा, मतलब इम्प्रूवमेंट है आपके ख्याल? देखें जी, जो आपने दूसरी बात की थी ना कि वहाँ पे एग्जाम वो लेते हैं, वो तो जरूरी है जी, क्योंकि हर मुल्क को अपने स्टैंडर्ड तय करने हैं, हमारे यहाँ भी है। ठीक है, तो अच्छी बात है वहाँ पे अगर वो लेते हैं। हमें उन एग्जाम्स के पैरामीटर को पूरा करना है। ठीक है। अच्छा, हमारे बच्चे बहुत ज़हीन है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम भी ठीक है। मेरी राय में मैंने जो रिसर्च की है वो ये है कि जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हमारा सिलेबस अलाइन नहीं है। यही तो बुनियादी वजह है। देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूं। सही बात है। मैंने भी नर्सिंग का सिलेबस उठा के देखा, उसमें हम तकरीबन कोई 16 क्रेडिट आवर समथिंग, यानी 200-250 घंटे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इंग्लिश। अब मैंने उसको इंडियन से कंपेयर किया, व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग। तो होता उसमें हारून साहब ये है कि वो क्या करते हैं, उन्होंने मॉड्यूलर प्रोग्राम रखे हुए हैं इंग्लिश के। वो इंग्लिश को फोकस करते हैं कि जो बच्चा तीसरे-चौथे साल में जब जाए बैचलर में, तो वो IELTS या TOEFL का एग्जाम क्लियर कर ले। ठीक बात है। ठीक है जी। तो वो स्पोकन, लिसनिंग, उन्हीं पैरामीटर पे उसको ट्रेन करेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ हम इंग्लिश को सब्जेक्ट, वो ग्रामर, टेंसेस पढ़ाने चाहिए, मैं नहीं कहता ना पढ़ाएं, लेकिन जो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी रिटन स्किल्स, जो आपने टेस्ट में पास करनी है, हम वो नहीं करते। लिहाजा वो नतीजा ये है कि वो बच्चा फिर अलहदा से IELTS और TOEFL की तैयारी करेगा। मैन आवर्स भी आपके लूज हो गए, आपका पैसा भी खर्च हो गया, बच्चा भी आपका उसके बराबर नहीं आया। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि चाहे वो नर्सिंग का कोर्स है, चाहे वो अलाइड हेल्थ का कोर्स है, लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ों में देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग ऑल्सो। हम भी वाशिंगटन अकॉर्ड का हिस्सा है, हमारी यूनिवर्सिटी, और माशाल्लाह वाशिंगटन अकॉर्ड पे हमारे बच्चे जब US भी जाते हैं तो उनको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ओके, दे कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट वर्किंग। इसी तरह हमारे मेजॉरिटी, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड, और वो बाहर के जाके एग्जाम बड़ी जल्दी पास कर लेते हैं। और आपने देखा होगा पाकिस्तानी डॉक्टर की इस वक्त भी दुनिया में डिमांड है, और पाकिस्तानी डायस्पोरा में बड़े अच्छे, मेरे को जानने वाले कई ऐसे लोग हैं जो सर्जन हैं, बड़े उहदों पे हैं। इवन एक हमारे दोस्त हैं जो अभी भी 3-4 सेनेटर उनके पेशेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े कार्डिक सर्जन हैं US में। तो मेरे कहने का मकसद है कि पाकिस्तानियों ने बहुत नाम भी कमाया है, बहुत काम भी किया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम ये जो QS रैंकिंग की आपने बात की, इसको अडॉप्ट करें एज ए मिशन, और हम टारगेट करें कि हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अपने इम्प्रूव करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए अपना नुमान साहब कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, इस साल 10 लाख बच्चे मुल्क छोड़ के चले गए, और वो जो ग्रेजुएट हैं, ये जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, हमने यूरोप में जो काफ़ी दफ़ा इत्तेफाक हुए जाने का, मैंने वहाँ देखा कि हमारे बच्चे गाड़ियाँ धो रहे हैं और वो बाड़े काट रहे हैं, छोटे छोटे भी काम कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स पे काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ जो बेरोज़गारी है उसकी निस्बत वो उसको ज़्यादा बाइज्जत रोज़गार समझते हैं, और उनकी तालीम जो है वो वहाँ जाके वो ये काम भी कर रहे हैं। तो ये, लेकिन उसमें एक पहलू ये है कि बहरहाल ज़र मुबादला तो पाकिस्तान ही आता है ना, तो यहाँ रोज़गार के मौके कैसे पैदा किए जा सकते हैं? देखिए सर, ये एक बड़ा आपने मज़ेदार सवाल किया है, लंबा टॉपिक है।
लेकिन मैं मुख्तसरन आपको इसका खुलासा बता देता हूँ। वो ये है कि अभी भी मैं आपको कोर्सेरा की बात करूँ, अच्छा मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था जो हेज़ की है, यूके के अंदर एक पब्लिश हुई है। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट चैनल्स हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैनल्स दुनिया के अंदर। आने वाला दौर जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट का दौर है। आने वाला दौर जो है ना वो डिग्री से हट रहा है। हाँ, रिवायती तालीम नहीं है, रिवायती तालीम नहीं। अच्छा देखिए, हम ये गलत मतलब ना लेंगे कि डिग्री हम बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। डिग्रीज विल कंटिन्यू, लेकिन उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन और स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स सही which are specific to the need। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड जो आपने फरमाया, माशाल्लाह मैं देख रहा था अभी भी कोई 2 या 3 अरब डॉलर हम इनफॉर्मली बच्चे कमा रहे हैं जो फ्रीलांस बने हुए हैं। बिल्कुल, आईटी के अंदर। ठीक है। अच्छा, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो ग्लोबल स्किल्स अडॉप्ट की हैं, ग्लोबल कोर्सेज किए हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज किए हैं, यानी ऑनलाइन भी हो जाते हैं, ऑनलाइन भी हो जाते हैं, ऑनलाइन भी हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान इसे बड़ा सपोर्ट कर रही है, नैफटेक बड़ा सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक टैप्टा मैंने देखा बड़ा काम कर रहा है। पाकिस्तान की एजेंसीज बहुत काम कर रही है इसमें, जो हमें जहाँ क्रेडिट देना चाहिए हम देना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसको हम थोड़ा और प्राइवेट सेक्टर साथ आए। मैं ये कहता हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इकट्ठे हो, इसका ये हल है। इन स्किल्स को आइडेंटिफाई करें। और मैं समझता हूँ कि आपने 10 लाख बच्चों की बात की, हमें टारगेट करना चाहिए 1 करोड़ बच्चों का। बाहर भेज दें, बेशक बाहर भेज दें। वैसे वीजा फ्री हो जाए तो शायद नहीं, देखें हमें इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया के जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त 115 अरब डॉलर के करीब है, जबकि सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट 110 अरब डॉलर है। ठीक है। हम आज पाकिस्तान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना शुरू करें, आपका ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं वो थोड़ा बहुत होगा, बाहर निकलेंगे। टाइम विल कम कि हम इंशाल्लाह ये रिवर्स पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वो कैसे आएंगे कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशंस, ग्लोबल टेक, इसके अंदर हम मास्टर करें। ठीक है। और हर बच्चे को लाजमी करार दें। अब अच्छा नौमान, ये बताइए कि हमारे यहाँ हर साल लाखों बच्चे मदरसों से फारिग होते हैं, दरस निज़ामी पढ़ के आ जाते हैं, और किसी जगह उनकी कोई जॉब नहीं है क्योंकि वो एक प्लग लगाना भी नहीं जानते। तो आप समझते हैं कि दीनी मदारिस खास तौर पे वहाँ पे इनको ये कंप्यूटर की और ये बुनियादी तालीम जो है ये होनी चाहिए जी, ताकि वो रोजगार कमा सके? मेरे ख्याल में आपने बहुत एक ऐसा सवाल किया जी, और मैं इसको बिल्कुल सेकंड करता हूँ। मैंने एक जगह के ऊपर एक फोरम पे ये प्रपोज किया था, पहले वो शायद नहीं हो सका। मैं इस फोरम पे भी कहूँगा कि 5वीं क्लास के बाद एक हुनर बच्चे को सिखाना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ। अच्छा, 5वीं का मतलब है 5th के बाद कोई भी इक्विवेलेंट हो, चाहे वो मदरसा है, चाहे वो आपकी फॉर्मल क्लास है। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा, अभी फेडरल बोर्ड ने मेरा ख्याल है मैट्रिक टैक्स शुरू किया है, RFSC टैक, ये पहली दफा टैक्स के अंदर आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त ये स्टेप है। तो मदरसों के अंदर भी जरूर दीनी तालीम लाजमी है, मैं समझता हूँ वो तो खैर हर बंदे को लेनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये करना चाहिए कि उनको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की ओरिएंटेशन लाजमी देनी चाहिए। आईटी तो हमें एज ए रिलीजन, तालीम का रिलीजन, बिल्कुल वो हमें डिजिटाइजेशन को कहें कि लाजमी तौर से जो स्कूल नहीं खुलेगा जब तक उसमें कंप्यूटर लैब नहीं होंगी, और आईटी सिखाएंगे नहीं। ये गवर्नमेंट को इमरजेंसी माशाल्लाह कल परसों मेरा ख्याल अनाउंस भी हुई है, गवर्नमेंट ने तालीमी इमरजेंसी इम्पोज की है। मेरे ख्याल में ये बहुत एक एसेंस स्टेप है, और मेरे ख्याल में इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमें तालीम पे लॉन्ग मार्च करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि हम इस्लामाबाद से शुरू हों, लोग जमा करें, डोनर जमा करें, और ये इंश्योर करें कि लाहौर तक पहुंचे 100% बच्चा स्कूलों में हो। जी हाँ, लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल ही नहीं जा पाते। तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है। अच्छा, इसके बाद देखें साउथ पंजाब में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, KPK में, सिंध में, पहले स्टेप पे तो 100% बच्चा स्कूलों में लाएं। ये हमारा मिशन होना चाहिए जिंदगी का। तालीम बच्चे का हक है, दें उसको। दूसरा स्टेप हमारा होना चाहिए क्वालिटी इंप्रूव करें। तीसरा स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करें, यानी जो भी IT की स्किल्स हैं। आप ये देखेंगे, मैं देख रहा था कि जर्मनी के अंदर 60% बच्चा उनके मैट्रिक के बाद टेक्निकल एजुकेशन में चला जाता है, 60%। और चाइना में तो मेरे ख्याल से भी ज्यादा है, चाइना में भी शायद ये रेशो की मुझे सही नहीं पता, लेकिन मैं आपको आज करूंगा ये मुल्कों ने कैसे तरक्की की है टेक्निकल साइड के ऊपर। अच्छा, हमने एक और भी चीज मैं आपके वसातत से ये कहना चाहूंगा कि हमने ना 4-5 प्रोफेशन जहन में बना लिए। हम कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, मैं भी शामिल हूँ उसमें, टाई वाई लगा के बाबू बन गए, सॉरी, व्हाइट कॉलर जॉब हमें चाहिए, कुर्सी मेज, और हमारे जैसे लोगों ने खराब किया। हमें क्या करना चाहिए हारून भाई? वेल्डिंग, प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन की, बिल्कुल। अच्छा, आर्किटेक्चर, अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री को मतलब प्रमोट करना चाहिए ना, हर बंदा कुछ ना कुछ बनाए। मैं हैरान होता हूँ, अभी आप माशाल्लाह आपका तो दुनिया आपने देखी है, आप मुझे ये बताएं, हम अभी तक उसी तरीके से, मैं हंसता हूँ कि वो पता नहीं 4-1 की मिक्स करके हम सीमेंट और वो लगा के बिल्डिंगें बना रहे हैं, यानी सैकड़ों साल गुजर गए। वो जो अंग्रेज बनाता था हम भी वही बनाते हैं। बिल्कुल। आज तक इस पेंट का हमने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं सोचा, आज तक हमने नहीं सोचा हमारे वेदर के हिसाब से लोकलाइज क्या होगा। बिल्कुल, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इस प्रोफेशन में हम आते नहीं है।
हम आते हैं डॉक्टर इंजीनियर, हमारे 5-6 प्रोफेशन सेट है। नुमान साहब एक खानदानी वो भी तो लग जाता है ना कि अगर आप प्लम्बर बन गए तो वो कहते हैं ये तो बुनियादी तौर पे ये तो खानदानी तौर पे फलाने थे और ये थे, मतलब कोई भी आप जो प्रोफेशन तो अच्छा मैं वो भी तो इल्जाम लग जाता है। मैं आपकी बात कथा कला माफी चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल से करीब टॉपिक है कि इस वक्त कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर प्लम्बिंग वेल्डिंग की जॉब्स मैं आपको बताऊं बेतहाशा जॉब, बहुत जॉब, नर्सिंग असिस्टेंट, बिल्कुल। अच्छा पैरामेडिक्स, हम उसको ना हम सिर्फ हर को कहते हैं डॉक्टर बनना है, कोई नहीं कहता मैंने नर्स बनना है, क्यों नहीं बनना? यानी कोई हुनर हाथ में आना चाहिए। नर्सिंग की इस वक्त जो स्टार्टिंग सैलरी है अमेरिका में $10,000 तो मेरा अर्ज करने का मकसद है कि हम जाएं स्किल्स की तरफ। आपने मदरसों का मैं सॉरी जिक्र किया था आपने, तो मैं उसमें कहता हूँ कि आप उसके साथ साथ बच्चों को लाजमी कराएं, ये बच्चे अपना काम भी करें, बच्चा काम करे। जी बहुत अच्छी बात की है नुमान आपने। ख़वातीन हज़रात क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, हम चाहेंगे नुमान साहब एक मुख्तसर सा पैगाम आप हमारे तलबा और तालिबात को देना चाहें। जी मेरा एक तो पैगाम ये है कि हम पाकिस्तानियत को अपने अंदर लेके आए, ठीक है, और पाकिस्तान से हम प्यार करें और इसको डेवलप करने का सोचें। मैंने खुद कैनेडियन इमिग्रेशन छोड़ी, यूके की इमिग्रेशन छोड़ी, और मेरा मिशन ये है कि हम तालीम को पहले तो आम करें। ये एक बड़ी कोई सियासी नारा नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि तालीम हर एक का हक है। दूसरा ये है कि हम आने वाले दौर की जो स्किल सेट हैं, जिस तरह IT है, डिजिटाइजेशन है, और इसी तरीके से मैंने आपको कहा कि अनऑर्थोडॉक्स भी चीज़ें सीखें। मसलन मैं खुद भी सोचता हूँ कि मुझे प्लम्बिंग आनी चाहिए, वेल्डिंग भी आनी चाहिए, किसी हद तक को बल्ब चेंज कर दिया, AC ठीक कर दिया, साफ कर दिया, ये लाजमी सीखें। यानी घर के बहुत से काम आप खुद कर सकते हैं। हाँ जी। तीसरा ये कि ज़बानें सीखें, और चौथा ये है कि पढ़ें, क्योंकि देखें कुरान स्टार्ट ही कहाँ से हुआ है? इकरा से। बिल्कुल, पढ़। अल्लाह ताला ने इंसान को कहा ये है कि अपने रब के नाम से पढ़, इल्म का हुसूल पढ़ें। बिल्कुल। तो पढ़ने का ये है कि आप बुक्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, और हम जिस दौर के हैं अरुण साहब, हम तो बड़ी मुश्किल से किताबें जाके ढूंढते थे, लाइब्रेरी में निकालते थे, टैग लगाते थे। अब हर चीज़ हमारे उस पर सेल फोन पे आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो तालीम के बहुत ज़्यादा मौके हमारे पास, हम यहाँ बैठे हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का या स्टैनफोर्ड का कोर्स कर सकते हैं। जी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी ख़वातीन हज़रात, आप अहमद नुमान अनीस साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। बड़ी आला मालूमात इन्होंने फराहम की, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें कर रहे थे, और हमें यकीन है कि हमारे नौजवानों को इनकी बात पसंद आई होगी। और जो इन्होंने आखिर में कुछ हिदायत की हैं कि भी तालीम पे तवज्जो दो और कुछ करो, पाकिस्तान की तरक्की और फलाह बहबूद में अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया नुमान साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हारून अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।